सीबीडीटी ने आए, श्रमिक ने आए, बहुत सारे लोग अलग अलग बात करेंगे। बट मैं आज स्पेशली आपसे बात करने आया हूं दो तीन पहलुओं पे। एक है संवैधानिक न्याय। मैं पीड़ित हूं इस बात को लेके कि देश का पार्लियामेंट लगभग नहीं चलता है, और चलता है तो जिस प्रकार से कानून बनते हैं वो प्रजातांत्रिक नहीं है। इस छोटी छोटी बातों पे लोग निलंबित हो जाते हैं, पार्लियामेंट वन साइडेड वे में चलता रहता है। इसको मैं प्रजातंत्र नहीं मानता, और मैं ऐसे प्रजातंत्र में रहने को तैयार नहीं हूं। अगर हमको प्रजातंत्र को बदलना है तो हमको अपनी प्रणाली और अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और मैंने ये बात वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पत्र लिख के भी कही, जो पत्र मैंने अपने ब्रोशर के साथ आपको देने को कहा है। जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मुझे नेम किया कि तनखा जी, मैं कभी आशा नहीं कर सकता था कि आप अपने पार्टी के लीडर्स के साथ, विपक्ष के साथ आप ही वेल में आ जाएंगे। आप एक कानूनविद हैं, आपको लोग एक आइकॉनिक वे में देखते हैं, क्या लोग सोचेंगे आपके बारे में। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा, और वो पत्र की कॉपी मैं चाहूंगा सबको आप बांटें, और वही पत्र की जो सारांश है हमारी पार्टी ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। मैंने कहा आपने व्यवस्था बना दी है कि विपक्ष को जगह ही नहीं है, न विपक्ष बोल सकता है, न अपने सब्जेक्ट रख सकता है, न विरोध कर सकता है। जब विरोध नहीं करेगा तो वेल में आता है। और आप देखिए इंग्लैंड में मैंने बताया 100 दिन कम से कम पार्लियामेंट चलता है। 100 दिन मतलब 1/3 साल का आपका पार्लियामेंट कितने दिन चलता है? मैंने ऐसे चलता मतलब जब रियल आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। और दूसरा मैंने कहा कि सर यूके में एक दिन विपक्ष का होता है हर वीक, मतलब उस दिन विपक्ष अपना एजेंडा रख सकता है। आपने विपक्ष को अपना एजेंडा रखने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हमारा कौन सा एडजर्नमेंट मोशन आज तक माना गया? हमारा कौन सा कॉलिंग अटेंशन माना गया? और जब वेल में आते हैं तो आप कहते हो कि नहीं ये एथिक्स के बियॉन्ड है, ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बयान है, आपको निलंबित कर दिया जाएगा। आप प्रणाली को ठीक करेंगे और सांसदों को निलंबित करेंगे, तो ये क्या हल है इस देश का? क्या प्रजातांत्रिक हल है क्या? आपको मूलभूत परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मेरे को बहुत खुशी है कि मैंने जो पत्र में जो सुझाव दिए थे वाइस प्रेसिडेंट को और सर्कुलेट किए थे, एक साल पुरानी बात है, वो सब सुझाव हमारी पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में डाले हैं कि कम से कम 100 दिन पार्लियामेंट चलेगा। कम से कम एक हफ्ते में एक दिन विपक्ष को अपने सब्जेक्ट्स डिस्कस करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, जिससे कि हमको समझ तो आए कि हमारा प्रजातंत्र है। इसी तरह हमारे मैनिफेस्टो में मीडिया की स्वतंत्रता की बात की। ऑफकोर्स मीडिया की स्वतंत्रता जरूरी है, बट आपको भी हमको आपके कमर्शियल इंटरेस्ट से स्वतंत्र करना पड़ेगा। कमर्शियल एंटिटीज को मीडिया पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मीडिया का कंट्रोल पत्रकारों और एडिटर्स का होना चाहिए। पुराने जमाने में जब स्टेट्समैन और इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आते थे तो दुनिया पढ़ती थी। आज कितने लोग एडिटोरियल पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कि हमको पता है कि एडिटोरियल्स वन साइडेड है। आप इसलिए एडिटोरियल्स लिखते हो कि आप किसी को अपील कर रहे हो। पहले विद्वत्ता थी उन एडिटोरियल से। जो एडिटर्स भी होते थे वो देश के नामचीनी लोग तो होते थे। तो मीडिया की स्वतंत्रता के लिए भी कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि हम कानून बनाएंगे जिससे मीडिया स्वतंत्र हो। इसी और वेबसाइट संगठनों की एकाधिकार से हटे। एक और पॉइंट, न्यायपालिका 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। 3 करोड़ केसेस देश में पेंडिंग है। किसको न्याय मिल पाता होगा? गरीब क्या गरीबों को न्याय मिल पाता होगा? थोड़े से केसेस डिसाइड हो पाते हैं। जजों की कमी है, न्याय व्यवस्था में मॉडर्नाइजेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी की ये प्रायोरिटी एरिया नहीं है। वो तो इसमें खुश है कि न्यायपालिका काम ना कर पाए। वो इसमें खुश है कि न्यायपालिका में बेल ना मिले। आप सोचो, लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहता है पार्लियामेंट में या कहीं बाहर कि हमको इस बात का दुख है कि सुप्रीम कोर्ट में बेल के केसेस जाने लगे। अब जब बेल नहीं मिलेगी कहीं पर तो सुप्रीम कोर्ट की जाएगा, आदमी कहां जाएगा?
अगर केजरीवाल जी को हाईकोर्ट में बेल नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? संजय सिंह को बेल किसने दी? अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट नहीं दी। तो एक मूलभूत प्रश्न आ रहा है कि जब तक न्यायपालिका और उसमें जो अपॉइंटमेंट्स की व्यवस्था है एनजेसी का, वो भी कांग्रेस पार्टी ने बोला है हम एनजेसी की व्यवस्था से एक शक्तिशाली न्यायपालिका बनाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जज बने जो विद्वत्ता से और ईमानदारी से भरे हो, निष्पक्ष हो, पार्टी पक्ष के पार्टी लाइन्स में नहीं हो। आज क्या प्रॉब्लम है? अगर आप निष्पक्ष और ईमानदार जज का नाम भेज दो तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रुक जाता है। इसलिए रुक जाता है कि उनको लगता है कि हम निष्पक्ष छात्र को कैसे बना दें। ऐसे सैकड़ों सजेशन है कॉलेजियम के जो सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़े हुए हैं, और इसलिए पढ़े हैं कि उनको लगता है कि ये आदमी बहुत निष्पक्ष है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, पर एक नहीं, हम ये 10 साल से देख रहे हैं तमाशा। ये तमाशा बंद होना चाहिए अगर आपको प्रजातंत्र को मजबूत करना है। आपको न्यायपालिका को में जजेस और लाने चाहिए, उसको मॉडर्नाइज करना चाहिए। एआई की एप्लीकेशन न्यायपालिका में लाइए। जब तक नई चीजें नहीं लाओगे न्यायपालिका में, लोगों को न्याय मिलेगा कैसे? 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, आपको मालूम है? 3 करोड़। पता नहीं कितने साल लग जाएंगे इन केसेस को खत्म होने में। इसी तरह मैं मूलभूत परिवर्तन चाहता हूं। आईटी, ये जो इनकम टैक्स लॉ में, ईडी के लॉ में, सीबीआई के लॉ में, इनका इंडिपेंडेंस क्यों खत्म किया जा रहा है? इनके इंस्टीट्यूशन को क्यों खत्म किया जा रहा है? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं कहता, कोई लॉ नहीं कहता कि आप पक्षपात करो। इनकम टैक्स ने क्या किया कांग्रेस पार्टी के साथ? मैं तो खुद वकील था, 1.5-2 महीने तक मैं यही कर रहा था। आईटीएटी में जाता हूं, मैं कहता हूं सर हमारी अपील पेंडिंग है, 20% हमसे जमा करा दीजिए और हमको स्टे दे दीजिए। वहां पर जो लोग नहीं मानते इसलिए उनको भी 20% देने पे मिल जाता है, मगर कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। कहते नहीं, आपको वाइल अपील इज पेंडिंग, आप 135 करोड़ रुपए पूरा जमा करो। क्यों? क्योंकि कल से चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, हमको पता है। कांग्रेस पार्टी का पैसा पूरा हड़प लो, खत्म कर दो, जैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाए। हम हाईकोर्ट में जाते हैं, वहां भी असफल रहते हैं। जब इस बीच में पूरे देश में हाहाकार मच गई, तो जब हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए तो विवश होकर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 3,560 करोड़ की इनकम टैक्स की डिमांड कांग्रेस पार्टी ने जो हमने अभी मार्च में निकाली है, अब ठीक है हम इसको रोक देते हैं। 24 जुलाई को हम लोग भी बहस करिएगा, आप भी बहस करिए। अब हमने कहा ठीक है, ये समझ आएगा तो कौन सी गवर्नमेंट बहस करेगी, तो बात की बात है। मगर समस्या ये है कि 3,560 करोड़ आप एक पार्टी पे टैक्स लगा देते हो, जबकि एवरी पार्टी इज टैक्स एग्जेम्प्ट। और आपने हमारा एग्जेम्पशन क्यों खत्म किया? कि हमने 32 दिन अपना रिटर्न लेट फाइल किया। हमने ये भी प्रूव कर दिया कि गलत है ये बात। हम तो 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते थे, ये तो फरवरी में किया। आपने एनजीओ को अलाउ किया, आपने सबको अलाउ किया, पर कांग्रेस पार्टी को नहीं अलाउ करेगी। हमने ये भी प्रूव किया, 199 करोड़ का हमारा रिटर्न है, 197 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर है। 18-19 की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स से 197 हमारा एक्सपेंडिचर है, 1.5 करोड़ हमारा गैप है। अब उसको टैक्स ले लीजिए साथ में। कहते नहीं, आपको जो ग्रॉस है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सुना है आप लोगों ने कभी ग्रॉस पे इनकम टैक्स होता है बिना एक्सपेंडिचर के? और 135 करोड़ रुपए हम अपना टैक्स लगा दिया, जिसकी हम अपील कर रहे हैं। अपील पेंडिंग है भी आईटीएटी में, और हमारे खाते से पैसा निकाल दिया गया। ये कैसी व्यवस्था है? क्या ये व्यवस्था टैक्स व्यवस्था इसको कहते हैं? किस प्रकार से ईडी बिहेव करती है? आप चीफ मिनिस्टर को कॉलर पकड़ के उनके घर से निकाल देते हो। आप मंत्रियों को, नेताओं को डरा धमका के रखते हो। भाई साहब, अगर आपको प्रजातंत्र को बचाना है तो इन चीजों से प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना पड़ेगा। चाहे सरकारें आएंगी या जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर नागरिक और नेतागण और पूरी व्यवस्था इन लोगों से डरी रहेगी, इसको मैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र नहीं मानता। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको इन संस्थाओं को भी प्योर करना पड़ेगा, इनके कानून ठीक करने पड़ेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आखिरी में एक तो मुद्दे हैं
जैसे कश्मीर, मणिपुर, जब तक कश्मीर में स्टेटहुड नहीं दोगे तो क्या कश्मीर को आप अपना हिस्सा मानते हो? कहते हो हमारी स्टेट है। 8 साल हो गए कश्मीर में चुनाव नहीं हुआ, चुनाव तो कराओ, वहां के अब स्टेक होल्डर्स को, लोगों को मौका तो दो। मणिपुर, क्या हालत है मणिपुर? क्या इन सब जगहों में न्याय हो रहा है? तो यही तो मेरा दुख है इंडिया में, जब तक कश्मीर से कन्याकुमारी, और मुझे अच्छा लगा जब रवीश जी ने मुझे फोन करके बोला कि गंगा जी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टोज आई हैव एवर रेड। ये रवीश जी ने मुझे खुद बोला, मैसेज भी भेजा मुझे। और ऐसे सैकड़ों लोगों ने मुझे बोला कि बहुत सालों बाद हमको एक इंक्लूसिव मैनिफेस्टो इस देश में मिला है, हमने देखा है, जो हर पहलू के बारे में बात करता है। बात तो मैं बहुत सारी कर सकता हूं, डिफेंस के बारे में भी कर सकता हूं। सीडीएस के अपॉइंटमेंट को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करो। सीडीएस आपका कोई पर्सनल दोस्त थोड़ी होता है, जैसे जजेस कोई दोस्त थोड़ी हो सकते हैं किसी के। इन बातों को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, कांग्रेस पार्टी ने बोला है। इसी तरह अग्निवीर के बारे में बोला है। आपने कितनी कंसल्टेटिव कोर्ट प्रोसेस में किससे कंसल्ट किया था जब आपने पॉलिसी चेंज की? आर्मी को कंसल्ट किया था क्या? तो इन सब बातों को देखते हुए बड़ी बात ये बोल रहा हूं, मूलभूत परिवर्तन सोच में लाना पड़ेगा, मूलभूत परिवर्तन कानून में लाना पड़ेगा। हमको अगर प्रजातांत्रिक लाइन पे चलना है तो हमको एक प्रकार से एक नई व्यवस्था की तरफ जाना पड़ेगा, जिस व्यवस्था पे लोगों को विश्वास हो। थैंक यू।